आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। हमने लास्ट वीडियो में सेल क्या है, सेल कितने प्रकार हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उन सेलों के बारे डिटेल में हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी सेल के प्रकार जो जैसे कि बटन सेल, कार्बन जिंक सेल और सेकेंडरी सेल में लेड एसिड सेल और लिथियम आयन सेल का बनता कैसे है, इसमें लिखा कैसे है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम सारे आज जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लेड एसिड सेल, जिसको लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। तो हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं कि उससे पहले थोड़ा ड्राई एंड वेट सेल के बारे में जान लेते हैं। तो ड्राई एंड वेट सेल बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर सेल को दो प्रकार के होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर में प्रयोग करते हैं उसके आधार पर दो प्रकार का बांटा गया है। यदि तरल इलेक्ट्रोलाइट यानी लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट है का प्रयोग किया गया हो तो उसे हम वेट सेल कहते हैं, ठीक है, यानी लिक्विड जो रहता है उसको वेट सेल कहते हैं। जैसे लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल में लिक्विड जो एसिड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको वेट सेल भी कहा जाता है। अगला है, यदि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग पेस्ट, यहाँ गलती लिखा गया पेस्ट होगा, पेस्ट या सूखा के रूप में हो तो उसे ड्राई सेल कहते हैं, जैसे कार्बन जिंक सेल। जिंक सेल, कार्बन जिंक सेल में जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है वो पेस्ट या सूखा के रूप में रहता है, ठीक है। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर सेल दो प्रकार के, तो पहला ड्राई, दूसरा वेट, ठीक है। वेट में लिक्विड रहता है, ड्राई में ड्राई रहता है। अगला हम लोग देखेंगे, हम लोग चलते हैं लेक्लांसे सेल, जिसको कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है। देखें कार्बन जिंक सेल है कि कार्बन जिंक सेल बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला ड्राई प्राइमरी सेल है। एक तरह का ये प्राइमरी सेल है, लेकिन ये बहुत अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है तथा करंट कैपेसिटी के अनुसार विभिन्न साइज में उपलब्ध हैं। कार्बन जिंक सेल के विभिन्न साइज हैं, जैसे AAA, AA, R6, R14, R20 इत्यादि, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कार्बन जिंक सेल का देख लेते हैं। हम लोग घर में जो बैटरी वगैरह यूज करते हैं घड़ी के लिए या रेडियो के लिए, तो उसमें कार्बन जिंक सेल ही होता है। उसमें क्या रहता है, जो इस फोटो में आप देखिएगा, ये जो बीच में एक रहता है ये कार्बन का रहता है, यानी ये ग्रेफाइट का रहता है। इसको हम लोग कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कैथोड के रूप में, ठीक है। जिंक बोलो ये ग्रेफाइट का रहता है, कार्बन का प्रूफ है। अगला जो इसका नेगेटिव प्लेट जो होता है, ये नेगेटिव प्लेट जो रहता है ये जिंक का रहता है, ठीक है ना, बाहरी प्लेट। और जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करता है सूखा तौर पर रहता है, ये क्या रहता है, पाउडर के रूप में कार्बन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, जो इसमें क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है। बाकी बात इसका पिक किया था, इसको हम फोटो के जरिए देखेंगे और, ठीक है। इससे पहले तो थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्बन और जिंक का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग जस्ट देखें, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में एनोड रहता है, यानी पॉजिटिव रहता है कार्बन, वो के तौर पर प्रयोग किया जाता है, तथा जिंक कैथोड के रूप में किया जाता है, यानी जिंक जो रहता है नेगेटिव रहता है, तथा इलेक्ट्रोलाइट जो पाउडर के रूप में कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये फोटो में देख सकते हैं हमारा ये कार्बन जिंक सेल है, ईबी है, ये साइज डिफरेंट है। साइज के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे अभी, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया, आगे हम लोग चलते हैं। अब साइज के आधार पर ये 3-4 प्रकार के तो देख लेते हैं। सबसे पहले AAA या सबसे पतला आकार का सेल है, जो साधारणतः 10.5 mm मोटा तथा 44.5 mm लंबा होता है। इसकी करंट कैपेसिटी 500 mAh होता है। हम लोग जो आजकल घर में जो रिमोट का बैटरी प्रयोग करते हैं वही AAA रहता है, सबसे छोटा साइज है। फोटो के जरिए अब आपको हमको दिखा सकते हैं, ये जो सेल आप देख रहे हैं ये वाला ये AAA है, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम लोग खासकर घर में जो रिमोट होता है टीवी का या किसी चीज़ का, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो साइज़ है हमारा AA या पेंसिल सेल के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग पेंसिल बैटरी आमतौर पर बोलते हैं, जो 14.5 mm मोटा तथा 50.5 mm लंबा होता है। इसकी कैपेसिटी
1100 मिली एम्पियर आवर होती है। कार्बन जिंक सेल में R6 लिखा रहता है या 15D लिखा था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है या फिर AA लिखा रहता है। आपको दिखा सकते हैं फोटो में हम, ये हमारा AA सेल है, ठीक है ना। इसमें हम देख सकते हैं, देखिए AA लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बैटरी में कहीं लिखा रहता है R6, जो इसमें भी हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे C साइज बैटरी, ठीक है ना। इसे मीडियम साइज भी कहा जाता है। इसकी मोटाई 26.2 mm तथा लंबाई 50 mm होता है। इसकी कैपेसिटी 3800 मिली एम्पियर आवर तक होती है। इसमें R14 लिखा होता है, जिस तरह यहाँ पर AA लिखा सा R14 भी लिखा होता है। ये जो हम लोग बैटरी में प्रयोग करते हैं, सॉरी रेडियो में जो प्रयोग करते हैं, बैटरी से थोड़ा सा कम होता है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो बैटरी है, फोटो में देख सकते हैं, ये जो बैटरी है, ये रेडियो में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे छोटा जो होता है इसमें R14 लिखा रहता है। इसका पर बोलते हैं R14 C टाइप का बैटरी। अगला हम लोग देखेंगे D साइज का बैटरी। इसकी मोटाई 34.2 mm तथा लंबाई 61.5 mm होती है। इसकी कैपेसिटी 8 Ah तक होती है। इसमें R20 या 13D लिखा होता है। अभी हमने जो रेडियो में प्रयोग करते हैं, इसी बैटरी का D साइज का बैटरी का प्रयोग करते हैं। इसको आपको फोटो में बिफोर हम आपको दिखा चुके हैं, एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं। ये जो बैटरी है बड़ा वाला, इसमें देखिएगा R20 इसमें लिखा हुआ साइज, ठीक है ना। इसी को हम लोग D टाइप का बैटरी बोलते हैं। और जिंक से, कार्बन जिंक सेल ही रहता है, इसको लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बटन सेल। बटन सेल क्या है? बटन सेल विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोड के रूप में के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है, जिसका प्रयोग कैलकुलेटर, घड़ियाँ, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल कैलिपर इत्यादि में प्रयोग होता है। ये घड़ी का हम लोग फोटो के जरिए आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आएगा। ये जो सेल है, आप खास तौर पर देखेंगे, खासकर हम लोग जो घड़ियों में प्रयोग करते हैं, वॉच, जो घर का हैंड वॉच होता है, इसमें इस तरह का बैटरी आपने देखा होगा। वर्नियर कैलिपर में भी इस तरह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कैलकुलेटर में भी आपने इस तरह का बैटरी देखा होगा। तो इसको हम लोग बटन सेल बोलते हैं। बटन सेल के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे, इसमें क्या क्या मटेरियल प्रयोग होता है। चलते हैं बटन सेल। साधारणतः बटन सेल 1.5 mm है। इसका EMF 1.5 mm, 1.5 वोल्ट और 1.35 वोल्ट, mm बोल दिए, सिर्फ वोल्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद तथा 3 वोल्ट EMF में आते हैं, यानी 4-5 रेंज के आते हैं, ठीक है। इसका साइज 5 mm से लेकर 30 mm डायमीटर होता है तथा 1 से 1.7 mm की मोटाई होती है। मोटाई थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसका जो गोल राउंड आकार में होता है, इसलिए इसका डायमीटर देखा जाता है, ठीक है ना। कई बार इन्हें वॉच सेल भी कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए अक्सर, यहाँ पर गलती लिखा है, अक्सर स्टील या निकेल के ऊपर विभिन्न ऑक्साइड या मेटल की कोटिंग की जाती है। बटन सेल में प्रायः एक कोड दिया होता है जो इसका टाइप या डायमीटर तथा थिकनेस दर्शाता है। हालांकि कुछ कंपनी अपना स्टैंडर्ड भी फॉलो करते हैं, जैसे किसी बटन सेल पर CR2032 लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब उस सेल की कैपेसिटी क्या है और साइज क्या है, वो इस कोड के जरिए फाइंड आउट कर सकते हो। कोड का हम लोग डिकोड करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर CR2032 लिखा हुआ है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक 32 मतलब लास्ट का जो 2 डिजिट है वह थिकनेस को बताता है कि थिकनेस 32 mm है, ठीक है ना। जो बीच के 2 डिजिट है, क्या बताता है? डायमीटर को, डायमीटर 20 mm है, ठीक है ना। अगला जो CR, ठीक है, CR मतलब लिथियम सेल EMF, ठीक है ना। ये इसका बताया जा रहा है, ठीक है, ये 3 वोल्ट का सेल है। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कुछ डिटेल दिया है। साधारणतः LR सीरीज के बैटरी का नेगेटिव सिरा पीला रंग का होता है, जबकि
एसआर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट एक ही कलर का होता है, यानी दो सीरीज में आता है, एलआर सीरीज जैसे LR44, ठीक है ना। LR सीरीज के बैटरी एसआर सीरीज से काफ़ी कम होता है, यानी लाइफ जो दिया है LR सीरीज का बैटरी का लाइफ एसआर सीरीज से बैटरी के लाइफ से कम होता है, यानी एसआर सीरीज का बैटरी का लाइफ अधिक होता है। लेकिन हम लोगों ने ज़्यादातर प्रयोग देखा है LR सीरीज, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी पड़ता होगा, इसलिए LR44 हम लोगों ने बहुत यूज किया है लादिस। जैसे कि हमारे पास वेरिएंट कैलिपर का रिपेयरिंग हमेशा आता रहता, तो हम लोग देखते हैं कि LR सीरीज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा बटन सेल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल यह बहुत प्रयोग में लाया जाने वाला सेकेंडरी सेल है, जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, इन्वर्टर, फील्ड इंस्ट्रूमेंट, लाइटिंग सर्किट, यूपीएस इत्यादि में किया जाता है, यानी ये हर जगह आपको प्रयोग में दिखने को मिलेगा। एक लेड एसिड सेल में कैथोड प्लेट के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है तथा एनोड प्लेट के लिए लेड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कुल मिला कर सकते हैं पॉजिटिव के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव के लिए लेड ऑक्साइड का और नेगेटिव के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। पहली बार सल्फ्यूरिक एसिड डालने से दोनों प्लेटें एसिड के रिएक्शन पर लेड सल्फेट बना लेते हैं, अतः उपयोग में लाने से पहले सेल को चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग के दौरान प्लेट लेड तथा लेड ऑक्साइड में बदल जाते हैं। एक फुल चार्ज लेड एसिड सेल का ईएमएफ 2.2 वोल्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो लेड एसिड सेल का ईएमएफ होता है 2.2 वोल्ट होता है। हम लोग देखेंगे लेड एसिड सेल में क्या क्या होता है फोटो के जरिए। तो अब इसमें देख सकते हैं कि लेड एसिड सेल में क्या होता है, लेड ऑक्साइड जो होता है ये क्या है, एनोड के रूप में, और लेड जो है वो कैथोड के रूप में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया गया है H2SO4, ठीक है ना। जब इसको फर्स्ट टाइम प्लेट डालते तो क्या बन जाता है, सल्फेट बन जाता है, ठीक है। इस तरह का बैटरी का कंस्ट्रक्शन रहता है, जाली नुमा पर होता है प्लेटेड, ठीक है ना। और कंबाइंड अगर बैटरी बनाते हैं तो बहुत सारा कंबाइंड इस तरह होता है, ताकि इस तरह देखिए कंबाइंड है, इस तरह एक सेल दो सेल, ठीक है, और मिलकर एक 12 वोल्ट बैटरी हमारा बनाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लेड एसिड से साधारणतः चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता का घनत्व बदलते रहती है, यानी जो उसमें एसिड रहता है सल्फ्यूरिक एसिड उसका जो डेंसिटी है बदलता रहता है। फुल चार्ज लेड एसिड सेल में एसिड की सांद्रता का घनत्व बढ़ जाता है जब तकरीबन 1.6 to 5 हो जाता है, यानी जब फुल चार्ज होगा तो उसका जो लेड एसिड सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड उसका घनत्व 1.26 to 5 हो जाता है, जबकि फुल डिस्चार्ज सेल में लेड एसिड की सांद्रता का घनत्व घट जाती है जो 1.11 हो जाती है। अतः घनत्व मापी हाइड्रोमीटर के द्वारा बैटरी का चार्जिंग स्टेटस आसानी से देखा जा सकता है, यानी हाइड्रोमीटर से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है, ठीक है ना। आपका एक दिया है चार्ट के जरिए भी देख सकते हैं कि ठीक है ना, अगर बैटरी फुल चार्ज कंडीशन में है तो उसका जो घनत्व रहता है 1.265 हो जाता है। 75% चार्ज है तो 1.239 हो जाता है। 50% चार्ज है तो 1.20, 25% है तो 1.17, और फुल डिस्चार्ज मीन्स 1.110 हो जाता है। इस तरह आप हाइड्रोमीटर से लेड एसिड सेल का जो चार्जिंग है वो माप सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फुल डिस्चार्जिंग लेड एसिड सेल को कभी भी 1.6 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी अगर कोई लेड एसिड बैटरी है तो उसको फुल डिस्चार्जिंग कभी नहीं करनी चाहिए, 1.6 से नीचे नहीं करना चाहिए। अगर यह स्थिति करते हैं तो इसको डीप डिस्चार्जिंग कहलाती है। इससे अगर नीचे चार्ज रखते हैं उसको तो वह डीप डिस्चार्जिंग कहलाती है। इस कंडीशन में सेल खराब हो जाता है। साथ ही साथ फुल चार्ज कंडीशन में, अगर फुल चार्ज कंडीशन है के बाद ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए, इससे बैटरी का प्लेट, यहाँ पर लिखा है गलत, प्लेट होता है, बैटरी का प्लेट बेंड होकर ख़राब हो जाता है। यानी फुल डिस्चार्ज भी नहीं करना चाहिए और फुल चार्ज भी नहीं करना चाहिए, लिमिट के अंदर उसको करना चाहिए, ठीक है, तभी बैटरी मेरा
अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। बनावट के आधार पर लेड एसिड सेल दो तरह के होते हैं, एक फ्लोटेड टाइप, दूसरा वीआरएल टाइप। फ्लोटेड टाइप जिसका मतलब हम लोग जो एसिड रहता है, फोटो के जरिए आपको हम दिखाते हैं। इसमें देखिएगा इस तरह इसमें निकला रहेगा, यहाँ पर फोटो बढ़िया से नहीं, इस तरह आगे तरह इसका ट्यूब जैसा निकलेगा, जिसमें आपको दिखेगा कि कितना अंदर में इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा ट्यूब ट्यूब बना रहेगा, ठीक है ना। जो और इस तरह का जो ट्यूब ट्यूब बना रहता है उसको हम लोग फ्लोटेड टाइप बोलते हैं ना, उसमें फ्लोटेड करता रहता है एसिड। इसको हमेशा वर्टिकल कंडीशन में ही रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हमेशा समय समय पर मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता, तभी ये अच्छा रहेगा, नहीं तो इसको ख़राब हो सकता है। और जो अनदर टाइप का जो होता है मेरा, वो हम देखते हैं क्या है। VRL भाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड सेल। इसको हम लोग देखते हैं कि ये होता है किस तरह का, काम कैसे करता है, ठीक है ना। इसको मेंटेनेंस फ्री सेल भी कहा जाता है। फोटो के जरिए हम लोग देखेंगे इसको। आप इसमें देख सकते हैं कहीं भी इसमें फ्लोटेड टाइप का जो लेस एसिड नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, उल्टा पुल्टा किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। इसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि इसके अंदर एक भाल्व लगा रहता है, ठीक है ना। जब अधिक प्रेशर होता है तो इस भाल्व रिलीज कर देता है, गैस को बाहर निकाल देता है। फिर जैसे इसका गैस कम होता है उसको ऑटोमेटिकली ये बंद कर देता है। इस तरह इसको हम लोग भाल्व रेगुलेटेड के तौर पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से भाल्व रेगुलेटेड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग निकेल कैडमियम सेल को देखेंगे, ठीक है। यह एक ड्राई सेकेंडरी सेल है जिसका ईएमएफ 1.2 वोल्ट होता है। लिथियम सेल से पहले निकेल कैडमियम सेल का पोर्टेबल डिवाइस में बहुत अधिक से प्रयोग में लाया जाता था। आपको हम इमेज के जरिए दिखा लेते हैं पहले होता कैसा ये हमारा निकेल कैडमियम सेल है। आप देख सकते हैं ये निकेल कैडमियम का बैटरी है हमारा, ठीक है। इसी बारे हमको पढ़ना है, तो आधा डिटेल हमने पढ़ चुका है, तो आधा पूरा पढ़ते हैं। जब लिथियम आयन सेल नहीं आया था, जो हम लोग बैटरी मोबाइल में यूज करते हैं, उससे पहले निकेल कैडमियम का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आज भी पोर्टेबल डिवाइस में जैसे कैमरा, ऑडियो प्लेयर, पोर्टेबल फील्ड इंस्ट्रूमेंट में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इस सेल में निकेल का इस्तेमाल एनोड प्लेट के रूप में, यानी निकेल का पॉजिटिव के रूप में प्रयोग करते हैं, तथा कैडमियम का इस्तेमाल कैथोड प्लेट के रूप में करते हैं, यानी नेगेटिव के रूप में करते हैं। हम लोग देख लेते हैं इसे, जिसका डायग्राम है। ये एनोड प्लेट है यानी पॉजिटिव है, इसको हम लोग निकेल का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव प्लेट जो है उसमें कैथोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम इसमें क्या दिया है देखते हैं। इन दोनों पोल को रूप में एक सेपरेट रखने के लिए लपेट दिया जाता है, यानी दोनों पोल को अगर हम लोग बनाते हैं तो जालीनुमा करके उसको लपेट दिया जाता है ताकि आपस में टच ना हो। इस सेल का सेल्फ लाइफ काफ़ी लंबा होता है, यानी इसका जो लाइफ होता है बहुत लंबा होता है। साथ ही साथ चार्ज एवं डिस्चार्ज साइकिल काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी इसको एक बार चार्ज कर लेने से बहुत देर तक टिकता है, ठीक है। इसलिए इसको पोर्टेबल डिवाइस के रूप में हम लोग अच्छा से प्रयोग कर सकते हैं। आगे है, काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहने के बाद इसे टिकल चार्ज से शुरुआत में हाई करंट, गलती लिखा है HIGH होगा, हाई करंट, तथा बाद में लो करंट से चार्ज करना चाहिए। टिकल चार्ज यानी उसको पल्स के रूप में चार्ज देना है, और स्टार्टिंग में हाई करंट देना है और बाद में धीरे धीरे चार्ज करना है। इसको चार्जिंग करने का ये टेक्निक है। हम लोग देख सकते हैं फोटो में ये दिया हुआ हमारा जो इसका डायग्राम बना है, ये है निकल कैडमियम सेल का डायग्राम, ठीक है। बैटरी इस तरह होता है, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा रहता है निकल कैडमियम सेल, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल ज़्यादा यानी कॉस्टली भी हो सकता है ये। आगे देखते हैं टिकल चार्ज क्या होता है। तो टिकल चार्ज इस चार्जिंग मेथड में सेल को कंटिन्यूसली चार्ज देने की वजह पल्स के रूप में चार्ज दिया जाता है, यानी 1 सेकेंड में एक बार चार्ज दिए, फिर कुछ देर छोड़ दिए, फिर चार्ज दिए, फिर चार्ज दिए। इस तरह चार्जिंग को टिकल चार्ज करता है। जो हम लोग कंटिन्यूसली चार्ज देते हैं कि इसे चार्ज दे रहे हैं कंटिन्यूसली, इसको फुल चार्ज बोलते हैं। टिकल चार्ज में पल्स के रूप में दिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। अब देते हैं लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल यानी हमारा जो मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि में यूज होता है वो लिथियम आयन सेल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो लिथियम आयन सेल
पेन पहले चेंज कर लेते हैं। लिथियम आयन सेल, इसका ईएमएफ 3.7 वोल्ट होता है, यानी सबसे अधिक इसका ईएमएफ होता है अभी जितने हम सेल देखें उसमें से। एक सेकेंडरी सेल है जिसका प्रयोग पिछले 20 वर्षों में पोर्टेबल डिवाइस में, जैसे मोबाइल में इसी का देखते हैं, पीएलसी में देखते हैं, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, लैपटॉप इत्यादि में बहुतायत से किया जाता है। छोटे साइज में होते हुए भी अधिक करंट कैपेसिटी का होता है, यानी साइज छोटा है फिर भी अधिक करंट दे सकता है ये। लिथियम सेल में पॉजिटिव प्लेट के लिए साधारणतः ग्रेफाइट के ऊपर कॉपर की कोटिंग की जाती है। नेगेटिव प्लेट के तौर पर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड या लिथियम आयरन फास्फेट या लिथियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, यानी नेगेटिव प्लेट में इन 3 चीज़ों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आगे दिया है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लिथियम के ऑर्गेनिक मिक्सर का प्रयोग किया जाता है, जिसे लिथियम आयन के रूप में आ जाता है। जब ऑर्गेनिक में इसको लगाते हैं, डालते हैं दोनों प्लेटों को, तो ये लिथियम आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको लिथियम आयन सेल भी कहा जाता है, जिस कारण इसे लिथियम आयन सेल कहते हैं। चार्जिंग के दौरान इसे कांस्टेंट वोल्टेज यानी एक समान वोल्टेज देना है तथा कांस्टेंट करंट पर रिचार्ज किया जाता है, यानी कांस्टेंट करंट भी इसको देना है, तभी चार्ज इसको करना इच्छा होता है। अब एक आखिर देखते हैं, फुल चार्जिंग पर लगभग यह 4 वोल्ट तक चला जाता है। जब ये फुल चार्ज होता है 4 वोल्ट तक चला जाता है, किंतु लोड पड़ने से यह 3.7 वोल्ट तक आ जाता है, जो इसका एक्चुअल ईएमएफ है। साथ ही साथ डिस्चार्जिंग के दौरान वोल्टेज घटकर 3 वोल्ट तक हो जाता है। इस बैटरी का प्रयोग करते समय बैटरी से हेवी करंट नहीं लेना चाहिए, अन्यथा बैटरी फटने का रिस्क रहता है। बैटरी का चार्ज डिस्चार्ज साइकिल करीब करीब 300 मिनट से 500 मिनट के बीच होता है। एक यहाँ अच्छा पॉइंट दिया देखिएगा कि इस बैटरी को हैवी करंट से डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग कभी कभी अपना मोबाइल को देखते हैं, चार्ज लगा के यूज करते हैं, फ़ोन बात करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कभी कभी आपका मोबाइल फट भी सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि होता कैसे है, किस तरह का होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग। तो ये देख लेते हैं कि ये है एनोड प्लेट, ठीक है ना, और ये है नहीं सॉरी ये कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है, ठीक है ना। और देखिए लिथियम प्लस आयन बन रहा है, लिथियम प्लस आयन बन रहा है ये भी, ठीक है ना। और इस तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। और बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, फोटो के रूप में देता है। आखिर होता कैसा है, तो हमारे जो बैटरी का है वो मोबाइल का बैटरी होता है, आप देख सकते हैं, आप देखे होंगे, इससे परिचित होंगे। तो इसे लिथियम आयन सेल है। आगे देखते हैं, ये भी जो हमारा पावर बैंक होता है ये भी लिथियम आयन सेल है। तो इस तरह हमारा बैटरी का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर में हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं, कितना वोल्ट उसको चार्जिंग देना चाहिए, ठीक है, और किस आधार पर उसको डिस्चार्जिंग करेंगे, और डिस्चार्जिंग करते समय आप कितना करंट लें कि आप उसका एएच आप मेजर कर सकें, ठीक है ना। वो सारा चीज़ हम एक प्रैक्टिकल वीडियो में आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।